मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता का पार्ट 7। अभी तक हम 6 भाग देख चुके हैं। आज हम 7वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, ये आपकी पुस्तक में 3.5 पर दिया हुआ है, तो अवश्य वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क है ना, इसका हम पहला भाग का देखेंगे, आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कि जो अलग अलग आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं और उसमें कितने तत्व आते हैं। है ना, जैसे आवर्त को हम एन से निरूपित करते हैं तो एन इक्वल्स टू 1 पे, है ना, एन इक्वल्स टू 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। ऐसे आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। आवर्त मुख्य ऊर्जा या बारह कोश के लिए एन का मान बताता है। ठीक है, आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त जो सक्सेसिव पीरियड होते हैं उसकी पूर्ति, आवर्त सारणी में पीरियडिक टेबल में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त, है ना, हर सक्सेसिव पीरियड, हर आने वाले आवर्त की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2 आदि से संबंधित होती है। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होती है। देखो, जो आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाहरक कोश के लिए हम एन का मान बताता है ना, या के लिए एन का मान बताता है। आवर्त सारणी में जितने भी उत्तरोत्तर आवर्त है ना, मतलब आने वाले, जैसे एन इक्वल टू 1 से लेके हम 2 पे, 3 पे ऐसे जाएंगे, है ना, तो सक्सेसिव पीरियड्स के लिए उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर, है ना, उसके अगले जो हाई लेवल, मतलब अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर है ना, जैसे एन इक्वल टू 1 से 2 पे गए आदि से संबंधित होते हैं। यह भी देखा जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में, हर एक पीरियड में, हर एक आवर्त में जो तत्वों की संख्या है ना, एन इक्वल टू 1 या एन इक्वल टू पे जो तत्वों की संख्या है वह भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध, जो भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षक हैं उनकी संख्या से दुगनी होती है। जैसे एन इक्वल्स टू 1 पे कुछ है तो एन इक्वल्स टू 2 पे उससे दुगनी होगी, है ना। तो यह देखा क्या जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में, हर एक आवर्त में जो तत्वों की संख्या है हर एक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में, है ना, जो भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर हैं, जो वो जो कोश होते हैं, है ना, भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। अभी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो। इस प्रकार प्रथम आवर्त, जो प्रथम आवर्त है एन इक्वल्स टू 1 के लिए, इसका प्रारंभ सबसे निचले स्तर, है ना, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं, इसका प्रारंभ सबसे निचले स्तर 1s के भरने से शुरू होता है। उसमें दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का विन्यास 1s1 तथा हीलियम का विन्यास 1s2 होता है। ठीक है, तो जो पहला आवर्त है n इक्वल्स टू 1, उसका प्रारंभ सबसे निचले स्तर, निचला स्तर 1s है, फिर 2s है ना, तो सबसे निचले स्तर 1s के भरने से शुरू होता है। हाइड्रोजन में हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हाइड्रोजन का विन्यास क्या होगा, 1s1। 1s1 का मतलब एस जो है ना, एस जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तथा हीलियम 1s2 है। इस प्रकार प्रथम कोश, जिसे हम के कोश बोलते हैं, के में कितने, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इस प्रकार प्रथम कोश मतलब भरे जा सकते हैं, के कोश पूर्ण हो जाता है। अब दूसरा आवर्त जो कि n इक्वल्स टू 2 है, उसमें वह लिथियम से आरंभ होता है। जो पहला आवर्त है n इक्वल्स टू 1, उसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। और जो दूसरा आवर्त है n इक्वल्स टू 2, वह लिथियम से आरंभ होता है, जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है ना। इसमें 1s में गए, है ना, 1s मतलब 1s1, 1s2। लेकिन जो लिथियम है उसमें जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि s में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन बनते हैं, है ना, तो 1s2 हो गया तो दो इलेक्ट्रॉन। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ जाएगा, तो वह 2s में जाएगा, है ना। तो दो किसे आवर्त को दर्शा रहा है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है। अगले तत्व बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना। तो देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2, 2s1। और ऐसे ही जो बेरिलियम है उसमें
4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होगा। इसके बाद बोरोन तत्व से शुरू करते हुए जब हम नियोन तत्व तक पहुंचते हैं, है ना, तत्व कैसे होते हैं परमाणु क्रमांक के हिसाब से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना, इस तरीके से फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 1 से लेके 20 तक जो परमाणु क्रमांक है उसमें तत्व के किसका क्या है, पहला जैसे हाइड्रोजन का है, दूसरा हीलियम का है, तीसरा लिथियम का है ना। तो इसमें जो पहला और दूसरा है हाइड्रोजन और हीलियम वो 1s में आते हैं, है ना, n=1 में आते हैं, और दूसरे आवर्त में वह लिथियम से शुरू होता है ना। और इसके बाद बोरॉन तत्व से शुरू करते हुए जब हम नियोन तत्व तक पहुंचते हैं, है ना, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो पहले और दूसरे वाले n=1 में और 2 में लिथियम से लेके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, नियोन तक पहुंचते हैं तो 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा जाता है। ठीक है, पहले क्या भरा जा रहा है, 1s, फिर 2s और फिर 2p। ठीक है, तो लिथियम जब हम बेरिलियम भरा तो 1s2 2s2, मतलब जो 2s था वह भर गया, तो उसके बाद बोरोन से 2p शुरू होगा, है ना, बोरोन बोरोन से क्या 2p शुरू होगा, तो उसका होगा 1s2 2s2 2p1, है ना। वैसे ऐसे कैसे जब तक हम नियोन तक आएंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, है ना। तो 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। इस प्रकार एल कोश नियोन 2s2 2p6 तत्व के साथ पूर्ण हो जाता है। के किससे हो गया, के हाइड्रोजन से ही होगा, के किससे हो गया, हीलियम से हो गया, है ना। हाइड्रोजन था 1s1 और हीलियम था 1s2, है ना, और के जो कोश है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एस में यहाँ पे 2 हैं, तो के कोश हीलियम के साथ खत्म हो गया। और उसके बाद जब n=2 का आवर्त आया तब वह लिथियम से शुरू हुआ और नियोन तक पहुंचा, है ना, लिथियम से नियोन तक, जिसमें बोरोन के पास से, है ना, लिथियम, बेरिलियम, फिर आता है बोरोन। तो बोरोन से लेके बोरोन से जो 2p कक्षक है वह भरना शुरू हुआ था और नियोन तक 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। इस प्रकार जो एल कोश है, पहला हो गया के हीलियम तक, उसके बाद जो एल कोश है ना, तो नियोन में कितने 2s2 2p6 है, तत्व के साथ पूर्ण हो जाता है। तो जो एल कोश है, एल कोश है जो, है ना, KLMn होते हैं, तो एल कोश जो है वह नियोन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p6 है, तत्वों के साथ पूर्ण हो जाता है। अतः दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। ठीक है, आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त n=3 सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s कक्षक में जाता है। तो अभी तक हमने परमाणु क्रमांक 10 तक देखा था, है ना, जहां भी नियोन आता है। अब जो तीसरा आवर्त है n=3 वह सोडियम से शुरू होता है ना, सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह 3s कक्षक में जाता है। अब किसमें जाएगा सोडियम का, 1s, फिर 2s, है ना, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम तत्व का, क्योंकि अब 3s में भरना शुरू होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में जाता है। उत्तरोत्तर 3s एवं 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गोन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है ना, क्योंकि s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो ये कहां से शुरू हुआ है, 3s1 से शुरू हुआ है ना, तो ये 3p पूरा भर के जाएगा, मतलब 3s के बाद अब 3p जो कक्षक है वह भरे जाएंगे, है ना। तो सोडियम का क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, है ना। इसके बाद सोडियम, फिर आज मैग्नीशियम आएगा, तो उसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। तो अब s भरा गया, अब फिर से क्या आएगा 3p आएगा। तो पहले आता है 1s, फिर आता है 2s, है ना, फिर आता है 2p, फिर आता है 3s और फिर आता है 3p, है ना। तो जब तक हम और आर्गोन पे पहुंचेंगे, है ना, आर्गोन जो गैस होती है आर्गन पे पहुंचेंगे, तो तब तक परमाणु क्रमांक 18 आ चुका होगा, है ना। तो सोडियम से लेके आर्गन तक जो कुल मिलाकर जो तत्वों की संख्या है वह 8 हो जाती है। ठीक है, तो उत्तरोत्तर 3s एवं 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है। चौथे आवर्त n=4 का प्रारंभ पोटेशियम से, आयरन के बाद पोटेशियम आता है, परमाणु क्रमांक 19। तो जो चौथा आवर्त है जो n=4 है उसका प्रारंभ अब पोटेशियम से होता है, जहां पे 4s कक्षक के भरने के साथ होता है।
है ना। अभी तक हमने 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p भरा, फिर 3s भरा और फिर 3p भरा। अब ये जो n=4 है ना, यहाँ से समझाया जाया करो। अगर ये 4 आ रहा है तो मतलब आवर्त 4 ही है ना, तो n=4 ही होगा। तो n=4 पे वह 4s से शुरू होगा, है ना। तो मतलब 1s भरा जाएगा, फिर 2s भरा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, फिर 2p भरा जाएगा, फिर 3s भरा जाएगा और फिर 3p भरा जाएगा और अंत में फिर 4s से शुरू होंगे। ठीक है, तो चौथे आवर्त का प्रारंभ पोटेशियम से 4s कक्षक के भरने के साथ होता है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि 4 की कक्षक के भरने से पूर्व ही 3D कक्षक का भरना शुरू हो जाता है। अभी तक हमने क्या देखा, 1s 2s और 2s के बाद 2p आया, है ना। फिर 3s और 3s के बाद 3p आया, है ना। ऐसे ही 4s के बाद 4p आना चाहिए, लेकिन नहीं, 4s के बाद 4p की जगह 3d आएगा, है ना। क्या आएगा, तो कैसा हुआ, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, उसके बाद आएगा 4p। ठीक है, तो यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने से पूर्व ही 3D कक्षक का भरना शुरू हो जाता है, जो ऊर्जात्मक रूप से अनुकूल है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। इस प्रकार हमें तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी, जिसे हम 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, है ना, 3D से D ब्लॉक शुरू होता है हमारा, होता है ना। तो इस प्रकार हमें तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी, 3D ट्रांजिशन सीरीज प्राप्त हो जाती है। यह स्कैंडियम से शुरू होती है ना, स्कैंडियम से, और ये डी में भरना शुरू होंगे। तो यह स्कैंडियम से शुरू होती है, से प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 होता है। ठीक है, 3D कक्षक जिंक Z=30 है ना, पर पूर्ण रूप से भर जाता है। तो जो 3D संक्रमण श्रेणी है वह कहां से, स्कैंडियम से शुरू होगी और जिंक तक जाएगी। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक Z=21 है और जिंक का परमाणु क्रमांक Z=30 है। तो यह स्कैंडियम से प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d1 4s2 होता है, और 3D कक्षक जिंक पर पूर्ण रूप से भर जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होगा, है ना। तो ये भरे हैं, अब क्या भर रहे हैं, डी कक्षक भर रहे हैं। तभी तो जो स्कैंडियम था 3d1 4s2, तो जब तक वह जिंक पे आए तो क्या होगा, 3d10 4s2 हो गया। चौथा आवर्त 4p कक्षकों के भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है ना। जो चौथा आवर्त है वह 4p कक्षकों के भरने के बाद, है ना, अब 4p भरे जाएंगे कि भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। ठीक है, कितने, पहले s के 2, है ना, और डी, जो डी कक्षक है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो s के 2 और 10, और डी कक्षक के 10, तो 10 और 2 12, और फिर 4p कक्षक के 6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 10 और 2 12 और 6 18, तो टोटल कुल मिलाकर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं, है ना। हमने शुरू किया था 4s1 से, तो 4s1 4s2, है ना, उसके बाद फिर 3d भरे जाएंगे, तो 3d1 से लेके 3d10 तक जाएंगे, 10 ये, 10 और 2 12, उसके बाद 4p कक्षक भरना शुरू होंगे, और जब वो पूरे क्रिप्टॉन तक समाप्त हो जाएंगे भरना, तो तब ये जो चौथा आवर्त है वह समाप्त होता है। तो 2 और 10, है ना, एस के 4s के 2 और 3d के 10, तो 10 और 2 12, और 4p के 6, तो 12 और 6 18, तो कुल मिलाकर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। पांचवा आवर्त n=5 रुबीडियम से शुरू होता है ना। ये कहां से, रुबीडियम से शुरू होता है, चौथे आवर्त के ही समान है। उसमें ये कहां से, 4d, जो कि यूट्रियम है ना, जो 4d सीरीज है उसमें यूट्रियम Z=39 से 4d संक्रमण श्रेणी शुरू होती है। यह आवर्त 5p कक्षकों के भरने पर जिनोन पर समाप्त होता है ना। तो वो कहा 4p भी खत्म हुआ। ऐसे ही जो n=5 है, ये 4d से शुरू होता है ना, चौथे, और इसमें 4d हीट्रियम, जिसका परमाणु क्रमांक 39 है, इससे 4d संक्रमण श्रेणी शुरू होती है। यह आवर्त 5p कक्षकों के, उसमें 4p कक्षकों के भरने के बाद यह आवर्त 5p कक्षकों के भरने पर जिनोन पर समाप्त होता है। और जो छठवा आवर्त है n=6 में 32 तत्व होते हैं, है ना। इसमें n=5 में 18, n=4 में 18 है, और जब आवर्त 6 है तो इसमें 32 तत्व होते हैं। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s 4f 5d तथा 6p कक्षकों में भरे जाते हैं। इसके जो उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन है वह 6s, फिर 4f 5d और 6p कक्षकों में भरे जाते हैं। 4f कक्षकों का भरना सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीशियम पर समाप्त होते हैं, है ना। जो 4f कक्षकों का भरना है वह, इसी को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं।
है ना, एफ ब्लॉक को, तो ये 4f कक्षकों का भरना, सीरियम Z = 58 से शुरू होकर ल्यूटीशियम, है ना, जो जिसका परमाणु क्रमांक 71 है, वहां पर समाप्त होता है। और इसे 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लेंथनॉइड श्रेणी या लेंथनॉइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा, है ना, और ये आपकी पुस्तक में 3.5 पर दिया हुआ है, तो अवश्य इसे देख लीजिएगा। बाकी अगले भाग में हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी, जो कि आपकी पुस्तक में 3.5 पर दिया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, है ना, जो एसपीडीएफ ब्लॉक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 3.6 पर दिया हुआ है, तो अवश्य इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।